आज के ललन टॉप शो में हम बात करेंगे जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन से जुड़े विवाद की। क्या वहां योग सीखने आ रहे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है? क्या उन्हें जबरन सन्यासी बनाया जा रहा है? और इस पूरे मामले में पहले मद्रास हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस क्या है, इसे विस्तार से जानेंगे और फिर जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला क्या था जो देश की जेलों में सुधार की एक नई इबारत लिख सकता है। ये फैसला देश की जेलों में चल रहे जातीय भेदभाव खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। और फिर इन सारी खबरों को समझने के बाद जानेंगे कि दिल्ली में पकड़ी गई अरबों रुपयों की ड्रग्स का मालिक वास्तव में कौन है, किससे उसका कनेक्शन है। नमस्ते, मैं निखिल हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL and Sensodyne K. सदगुरु के नाम से प्रचलित जगदीश वासुदेव उर्फ जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने आज मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें पुलिस को ईशा फाउंडेशन से जुड़े सारे क्रिमिनल केसेस की डिटेल पेश करने का हुक्म दिया गया था। इस आदेश के बाद ही 1 अक्टूबर के दिन लगभग 150 पुलिसकर्मी कोयम्बटूर में मौजूद ईशा फाउंडेशन के ऑफिस में जांच करने पहुंच गए। मद्रास हाईकोर्ट के इस आदेश को ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही टिप्पणी की कि आप सेना या पुलिस को ऐसी जगह दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकते। अब ये ब्रीफ हो गया केस का, अब मामला आपको डिटेल में बताते हैं। SLS और पैराबेन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन का ऑफिस है, आश्रम है। इस ईशा फाउंडेशन की नींव इसके कर्ता धर्ता जग्गी वासुदेव ने रखी साल 1994 में। समय के साथ ईशा फाउंडेशन के सेंटर कोयम्बटूर से निकलकर देश विदेश के कई इलाकों में फैले। ईशा फाउंडेशन कई किस्म के सत्संग शिविर, योग ध्यान शिविर, महाशिवरात्रि उत्सव और कैलाश हिमालय यात्रा जैसे आयोजन करता है। इन आयोजनों को लीड करते हैं जग्गी वासुदेव, शामिल होते हैं उनके सैकड़ों अनुयायी। दावों के मुताबिक ये अनुयायी जगदीश वासुदेव को सुन समझकर ईशा फाउंडेशन से जुड़ते हैं और अलग अलग रूपों में फाउंडेशन के लिए काम करते हैं। अब ऐसे ही 2 अनुयायियों के पिता ने ईशा फाउंडेशन के आश्रम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया और फिर बेटियों को बंधक बनाया। पिता का नाम है डॉक्टर एस कामराज, उम्र 69 साल। वो तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हैं। 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी गीता कामराज की उम्र 42 साल है और छोटी बेटी लता कामराज की 39 साल। एस कामराज ने अपनी इन्हीं 2 बेटियों के बाबत मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में डॉक्टर कामराज ने इल्ज़ाम लगाए कि बड़ी बेटी गीता ने साल 2003 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर साल 2004 में यूके की एक यूनिवर्सिटी से एमटेक की डिग्री ली। इसी साल गीता को उसी यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपए मासिक की तनख्वाह पर नौकरी मिली। साल 2008 में गीता का तलाक हुआ। साल 2012 में उसने कोयम्बटूर के वेलिनगिरी हिल्स में मौजूद फाउंडेशन के आश्रम में योग की क्लासेस लेना शुरू किया। गीता की छोटी बेटी लता ने बड़ी बहन को बचाने का फैसला लिया, लेकिन जब वो फाउंडेशन पहुंची तो उन्होंने भी योग क्लास में दाखिला लिया। बाद में दोनों बहनों ने योग केंद्र में ही रहने का फैसला किया। डॉक्टर कामराज ने अपनी याचिका में आगे बताया कि ईशा फाउंडेशन ने दवाइयों और खाने के जरिए उनकी बेटियों की सोचने समझने की शक्तियों को ख़त्म किया। इसके बाद उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया, जिसके बाद उनकी बेटियां सन्यासी हो गईं। उन्होंने अपना सिर भी मुड़वा लिया और इसके बाद उनकी बेटियां उनके परिवार के साथ संपर्क ख़त्म कर देती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आश्रम में काम कर रहे एक डॉक्टर के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। ये मामला तब लगाया जाता है जब नाबालिग बच्चों पर यौन अपराध कोई करता है। द प्रिंट से बातचीत में एस कामराज ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि जब से उनकी बेटियों ने ईशा फाउंडेशन में रहना शुरू किया तब से वो अपने पिता से मिलती नहीं, बात नहीं करती। उन्होंने कहा, अगर मैं हर महीने उनसे मिलने जाऊं तो भी वो मुझसे नहीं मिलती। 6 महीने में एक बार मिलती हैं और कहती हैं कि नमस्कार, आप मुझे देखने आए थे, आपने देख लिया, आप जा सकते हैं। इसके अलावा वो और कोई बात नहीं करती। अब इसी याचिका पर 30 सितंबर के रोज़ मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस SM सुब्रमण्यम और V
शिवागनम की बेंच ने सुनवाई की तो एक कठोर टिप्पणी भी कर दी। बेंच ने कहा कि जब सदगुरु ने खुद की बेटियों की शादी करवाई तो दूसरों की बेटियों को सिर मुड़वाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद में दोनों बहनों को अदालत में पेश किया गया। दोनों ने कोर्ट में कहा कि वो अपनी मर्जी से आश्रम में हैं, उन्हें रहने के लिए बाध्य नहीं किया गया, न ही वो बंधक हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इस पर जज ने दोनों बहनों से कहा कि आप दावा करती हैं कि आप आध्यात्म के रास्ते पर हैं, आपको नहीं लगता कि आपने पेरेंट्स को इग्नोर किया वो पाप है। भक्ति का मूल सिद्धांत है सभी से प्रेम करो और किसी से घृणा मत करो, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके अंदर अपने पेरेंट्स के लिए कितनी घृणा है। आप उनके साथ सम्मानजनक बर्ताव बिल्कुल नहीं कर रही। जेल के वक्त ईशा फाउंडेशन के वकील के राजेंद्र कुमार ने कहा कि दोनों लड़कियां बालिग हैं और अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र भी। अदालतों को इन व्यक्तिगत फैसलों में दखल देना नहीं चाहिए, गैर ज़रूरी है ये। इस पर जजेस ने कहा कि ये आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अदालत किसी के साथ या खिलाफ नहीं है। हम केवल हमारे सामने मौजूद वादी को न्याय देना चाहते हैं। इसके ठीक बाद कोर्ट ने हुक्म दिया कि कोयम्बटूर ग्रामीण पुलिस इस मामले की जांच करे, 4 अक्टूबर तक अदालत के सामने रिपोर्ट रखे और इसी आदेश के बाद लगभग 150 पुलिसकर्मियों ने छापा मार दिया और वहां मौजूद सन्यासिनों से पूछताछ की। द प्रिंट में छपी खबर के मुताबिक पुलिस वालों ने पूछा कि सन्यासियों को आश्रम के बारे में कैसे पता चला, वहाँ क्या सिखाया जाता है और वो आश्रम में अपनी मर्जी से हैं या किसी की बाध्यता में हैं। तब ईशा फाउंडेशन की ओर से बयान जारी किया गया कि हम न किसी को शादी के लिए बाध्य करते हैं, न ही किसी को संन्यास के लिए बाध्य करते हैं, लोगों की अपनी मर्जी है। इसके बाद ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मामला गया CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की अदालत में। सुनवाई के समय जजेस ने दोनों बहनों से भी बातचीत की। दोनों बहनों ने पूछताछ में बताया कि वो अपनी मर्जी से ईशा फाउंडेशन में रह रही हैं। इसके बाद अदालत ने आदेश पास किया और कहा अब से ये मामला जो मद्रास हाई कोर्ट में सुना जा रहा था, इसे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। पुलिस को जो स्टेटस रिपोर्ट मद्रास हाई कोर्ट में दाखिल करनी थी, वो स्टेटस रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी और साथ ही पुलिस इस मामले में और कोई एक्शन नहीं लेगी। मामले के याचिकाकर्ता पिता चाहें तो अदालत की कार्रवाई में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शरीक हो सकते हैं। इस आदेश के साथ सुनवाई की अगली तारीख 18 अक्टूबर तय हुई। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद ईशा फाउंडेशन ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया, हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल का स्वागत करते हैं। चूँकि मामला न्यायालय के अधीन है, इसलिए उस पर और टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन अगली खबर पर चलें, उससे पहले आपको ये बता दें कि पहला मौका ये नहीं है जब ईशा फाउंडेशन के खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा आया हो, दावा किया गया हो। साल 2016 में इन्हीं गीता और लता की मां सत्यज्योति ने भी मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इल्ज़ाम तब यही था कि ब्रेन वॉश किया, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। साल 2016 में ही तूतीकोरिन की रहने वाली तमिल सेल्वी ने जिलाधिकारी के सामने याचिका दायर की कलेक्टर के यहाँ कि उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे रमेश ने फाउंडेशन में योग की क्लासेस ली, जिसके बाद उसका ब्रेन वॉश किया गया और वो सन्यासी बन गया या बना दिया गया। इस आरोप पर भी कोई कॉन्क्रीट कार्रवाई तब नहीं हुई थी। उम्मीद है कि इस मामले का पूरा सच जल्द सामने आएगा। इस उम्मीद के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अब बात जेल मैनुअल से जुड़े केस की। दरअसल भारत के जेलों में एक अबोला सा नियम है, लिखा नहीं है लेकिन होता यही है कि किसी खास जाति का व्यक्ति ही शौचालय साफ करता है और ख़ास जाति का व्यक्ति ही खाना बनाता है, या किसी खास जाति का व्यक्ति नहीं बना सकता है खाना। ये प्रैक्टिसेस जेल में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला लिया पत्रकार सुकन्या शांता ने। उन्होंने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की और दलील दी कि देश के करीब 13 राज्यों में जेलों में बंद कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव हो रहा है। पत्रकार सुकन्या ने अपनी रिपोर्ट में कुछ राज्यों का उदाहरण दिया। उत्तर प्रदेश के जेल मैनुअल 1941 में जाति के आधार पर सफाई, संरक्षण और झाड़ू लगाने का काम करने का प्रावधान है। केरल में आदतन अपराधी और दोबारा दोषी ठहराए गए अपराधी के बीच अंतर किया जाता है। आदतन डकैत या चोर को अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, बाकी से अलग रखते हैं। राजस्थान, जेल में कैदी अगर नाई होगा तो उसे बाल और दाढ़ी बनाने का काम मिलेगा, वहीं ब्राह्मण कैदी को खाना पकाने का काम मिलता है। वाल्मीकि समाज के कैदी सफाई करते हैं। क्लियर कट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सुकन्या की याचिका पर पहली सुनवाई जनवरी 2024 में हुई। बेंच चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की थी। तब कोर्ट ने याचिका में नामित 13 राज्यों को नोटिस इशू कर दिया था, उनसे जवाब तलब किया।
6 महीने के अंदर जवाब किस किसने दिया? केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने ही जवाब दिया। कोर्ट में सुनवाई जुलाई 2024 में खत्म हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया और आज यानी 3 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाने के पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता की तारीफ की। उन्होंने कहा, मैम सुकन्या शांता, इतनी सावों इस याचिका लिखने के लिए आपका शुक्रिया। इससे नागरिकों की शक्ति का पता चलता है। नागरिक बेहतर रिसर्च के साथ आर्टिकल लिखते हैं और मामला हमारी अदालत में आता है। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, जेल मैनुअल के वो प्रावधान जो जाति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, संविधान के आर्टिकल 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन करते हैं, यानी समानता के अधिकारों का हनन करते हैं। जेलों के प्रावधान छुआछूत का ही एक रूप है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का इस्तेमाल उस समुदाय के दमन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत भेदभाव को ख़त्म कर पाने में सफल नहीं हो सके हैं। कोई भी जाति समूह मैला उठाने, सफाई करने, निम्न स्तर का काम करने, खाना बनाने या खाना न बनाने के लिए नहीं पैदा होता है। ये छुआछूत का वो रूप है जिसे हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं। कैदियों को जाति के आधार पर बांटना जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देता है। कैदियों को सम्मान न देना अंग्रेज हुकूमत का प्रतीक है। कैदी भी सम्मान प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। उनके साथ भी मानवीय और क्रूरता के बगैर व्यवहार करना चाहिए। जेल तंत्र को कैदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जेल रजिस्टर में से कैदियों के सामने लिखा जाने वाला जाति का कॉलम हटाना होगा। सभी राज्य इन आदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने जेल मैनुअल में बदलाव करें। इसके अलावा सुनवाई में क्या हुआ, सुनते हैं कोर्ट रिपोर्टर से। जी, आज जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला आया है, जिसमें जिस तरह का भी जाति के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन जेलों के अंदर होता था, उसको सिरे से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को निर्देश दिया है कि वो जो 2016 की जो जेल मैनुअल थी, उसको दोबारा से लाया जाए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी, जिसके तहत जो है जेलों में 11 स्टेट्स की जो जेल है, वहां पे जाति के आधार पर काम को बांटा जा रहा था। जैसे कि अगर किसी की जाति लोअर कास्ट की है तो उससे सीवर साफ करवाने जैसे काम करवाए जाते थे, और कोई उच्च जाति का है तो उससे खाना बनाने का काम करवाया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट्स का हनन बताया है और ये कहा है कि कास्ट के बेस पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और ये निर्देश दिए गए हैं कि जेल में जब कोई भी कैदी जाता है तो एक सेक्शन होता है वहां पे, जहां पे जाति के बारे में उनको विवरण देना होता है उस चीज का। तो उस चीज को भी अब सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉलम को भी हटाने के लिए बोल दिया है, रिकमेंडेशन दे दी है। तो सेंटर को 3 महीने के अंदर ये जेल मैनुअल को चेंज करना होगा, और स्टेट्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही सेंटर अपने रूल्स चेंज करता है, स्टेट्स को भी रूल्स चेंज करने होंगे। ये पिटिशन जो है एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हुई थी, उसके बेसिस पे ये पिटिशन दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने 11 स्टेट्स की जेल के अंदर ये बताया था कि किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कैदियों के साथ होता है। कैदियों को जाति के आधार पर अलग अलग रखा जाता था, अलग अलग उनसे अलग अलग तरह के काम कराए जाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने अहम फैसले में ये बताया कि ये किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन बहुत गलत है। 75 साल हो गए हैं आजादी को, उसके बाद भी हम सिर्फ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी झेल रहे हैं, जो कि ये होना नहीं चाहिए आज के समाज में। ये खबर यहीं तक। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली ड्रग्स केस की बात है। 1 अक्टूबर की तारीख थी, रात के 9 बजे साउथ दिल्ली के इलाके महिपालपुर में गहमा गहमी बड़ी हुई थी। एयरपोर्ट से सटा हुआ इलाका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी एक पब्लिकेशन हाउस के गोदाम पर छापा मार रहे थे। छापा जहां होता है, जहां किताबें छापी जाती हैं, वहां छापा क्यों पड़ रहा था? छापा क्योंकि दिल्ली पुलिस की सूचना थी कि जिस गोदाम में वो छापा मार रहे हैं, वहां उन्हें दिल्ली में बरामद हुई ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप मिलने वाली है। दिल्ली पुलिस की सूचना सही साबित भी हुई। इस मामले में दिल्ली पुलिस को 560 किलो कोकेन और 40 किलो गांजा मिला। इतने सारे ड्रग्स की मार्केट वैल्यू जब निकाली गई तो वो 5000 करोड़ बैठी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये ड्रग्स त्योहारों के पहले दिल्ली और आसपास के इलाकों में बेचने के लिए रखी गई थी। इनिशियल इनपुट आज से करीब 3 महीने पहले एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से आया था, और उस इनपुट पे ये 3 महीने से बड़े डिलीजेंटली ये टीम काम करती रही। इसमें जो 4 आदमी अरेस्ट हुए हैं, उसमें अभी तक जो रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूटर एंड का किंगपिन है, उसका नाम है तुषार गोयल। ये वसंत विहार दिल्ली का रहने वाला है, और
आप समझ सकते हैं कि एक पॉश एरिया का रहने वाला कैरेक्टर है ये। इसके साथ में इसके 2 साथी और हैं, एक हिमांशु और औरंगजेब जो इसके साथ हैं, प्लस एक भरत जैन नाम का रिसीवर जो कि कुर्ला वेस्ट मुंबई से रिसीव करने आया था, वो भी पकड़ा गया है। इन तीनों के पास से जो पहले 3 जो नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, दैट इज तुषार गोयल, हिमांशु और औरंगजेब, इनके पर्सनल पोजीशन से करीब 15 kgs के करीब कोकीन बरामद हुई। ये रिसीवर पकड़ा गया। ये गोडाउन से बाहर निकल के आ रहे थे रिसीवर को देने के लिए, जो भरत जैन को देने के लिए, और जब ये देने आ रहे थे उसी टाइम पर इनको एप्रीहेंड किया गया। पुलिस ने भी बताया कि इस खेप में शामिल कोकेन साउथ अमेरिकी देशों जैसे कोलंबिया, ब्राजील या अर्जेंटीना जैसे देशों से लाई गई थी, जबकि जो गांजा बरामद हुआ वो थाईलैंड से आया था। लेकिन ये खबर तो कल की हो गई। नई खबर है इस पूरे ड्रग्स खेप के मालिक से जुड़ी हुई। मालिक का नाम है तुषार गोयल। तुषार पब्लिकेशन और ट्यूलिप पब्लिकेशन के मालिक हैं आप। तुषार वसंत कुंज का रहने वाला है और खबरों के मुताबिक बीते 3 महीने से दिल्ली पुलिस के रडार पर ही था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार को अगस्त के महीने में सूचना मिल गई थी कि जल्द ड्रग्स की एक बड़ी खेप दिल्ली आएगी। इस सूचना के बाद तुषार पर फोकस किया गया, क्योंकि उसके पहले भी दुबई में मौजूद ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ संबंध रहे हैं। लेकिन शायद तुषार गोयल का परिचय इतना ही नहीं है। 3 अक्टूबर को भाजपा नेताओं ने पत्रकारों को संबोधित किया और एक बड़ा इल्जाम लगाया। कहा कि ड्रग्स के केस में पकड़ा गया तुषार दरअसल दिल्ली यूथ कांग्रेस की आरटीआई विंग का चेयरमैन है। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का यह राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी, जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध है। इस पत्रकार वार्ता के कुछ ही देर बाद भाजपा ने अपने हैंडल से कुछ ट्वीट किए। इन ट्वीट्स में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक व्यक्ति की तस्वीर थी। भाजपा का दावा था कि यही व्यक्ति तुषार गोयल है जो ड्रग्स केस में पकड़ा गया। भाजपा के इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। इंडियन यूथ कांग्रेस ने बयान जारी करके कहा कि साल 2022 में तुषार गोयल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निष्कासित किया गया। उसके बाद से तुषार गोयल किसी भी रूप में कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ा। अपने दावे को साफ करने के लिए यूथ कांग्रेस ने साल 2022 का वो लेटर भी जारी किया जिसमें तुषार गोयल को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अब ये तुषार गोयल कौन है? अगर दिल्ली पुलिस के हिसाब से हम चलें, जो भी कुछ एजेंसी कह रही है, तो तुषार एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। पब्लिशिंग हाउस तुषार के पिता ने ही शुरू किया था। साल 2003 में आईपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद तुषार ने घर का ही बिजनेस संभाला। साल 2008 में शादी हुई और विलास से भरा जीवन वो जीने लगा, और जीवन में विलास की कमी न हो इसके लिए उसने मिडल ईस्ट के देशों में मौजूद ड्रग ट्रैफिकर से संपर्क किया और कुछ ही दिनों में वो विदेशों से ड्रग्स लाकर इंडिया में बेचने लगा। इस काम में तुषार अकेला नहीं था। इसमें उसका ड्राइवर औरंगजेब सिद्दीकी और पर्सनल बॉडीगार्ड हिमांशु कुमार साथ देते थे, और ड्रग्स का पैसा ट्रेस न हो इसके लिए सारे पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी ईथर में लिए जाते थे। तुषार के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की क्राइम रिपोर्टर से। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि तुषार गोयल, जो वसंत विहार का रहने वाला है, पढ़ा लिखा शख्स है, ये पूरा का पूरा कार्टेल वो ऑपरेट कर रहा था। 2022 तक वो दिल्ली यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का अध्यक्ष भी था, प्रेसिडेंट रह चुका है। उसे हटाया गया था। आज बकायदा दिल्ली यूथ कांग्रेस की तरफ से एक लेटर जारी किया गया जो 17 अक्टूबर 2022 का है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से तुषार को निकाल दिया गया था। लेकिन जांच में एक बात और सामने आई है कि तुषार ड्रग्स का ये कारोबार कम से कम 5 सालों से तो कर ही रहा था। आगे की जांच अभी की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई है। पुलिस का कहना है कि तुषार एक अच्छे फैमिली से है। पब्लिकेशन हाउस है इनके पिता की। तुषार के नाम का ही एक पब्लिकेशन हाउस है जो इनके पिता चलाते हैं, झंडेवाला इलाके से तुषार पब्लिकेशन। लेकिन ये सब इसने छोड़ दिया, और फैमिली का कहना है कि इसको डिसोन कर दिया गया था परिवार की तरफ से, और उसके बाद ये विदेश शिफ्ट हो जाता है दुबई, और वहां इसने संपर्क किया कुछ ड्रग डीलर से,
और उसके बाद ये कोकीन का व्यापार करने लगा। अब सवाल ये है कि 560 किलो ड्रग्स जो इसने दिल्ली में इकट्ठा किया वो किन देशों से आई। आप सोचिए कि इतनी बड़ी जो रिकवरी है वो किसी एक जगह से एक ड्रग कार्टेल के द्वारा भेजी गई नहीं है, बल्कि जांच में ये बात आई है कि अलग अलग जो स्मगलर्स हैं, जो तस्कर हैं, उनसे तुषार संपर्क में रहता था, उनसे ये कोकीन मंगवाता था और सब दिल्ली नहीं मंगवाता था, कोई यूपी मंगाया, कहीं दूसरे स्टेट में मंगवाया, उसका पेमेंट किया और उसके बाद सारा का सारा जब कोकीन एक बार हिंदुस्तान पहुंच गया तो उनको उसने दिल्ली में इकट्ठा कर लिया और यहां से आगे की जो पूरी सप्लाई चेन थी वो तैयार थी। उसी सप्लाई चेन का एक हिस्सा था जो मुंबई कुर्ला से भारत आया, जिसके जरिए अब पुलिस पहुंची है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, अपडेट्स आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे ललन टॉप पे। अब सुर्खियों पर चलते हैं। पहली सुर्खी चुनाव से जुड़ी हुई है हरियाणा वाले। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद अशोक तंवर अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं या वापस कांग्रेस में चले गए हैं। पहले भी कांग्रेस में ही थे, भाजपा में गए और अब वापस कांग्रेस में आ गए हैं। इस बीच वो आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान से 2 दिन पहले का ये डेवलपमेंट है। 3 अक्टूबर को महेंद्रगढ़ में एक चुनावी जनसभा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में तंवर ने कांग्रेस फिर ज्वाइन कर ली। इसका वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दलितों के हक की लड़ाई को आपके आने से और मजबूती मिलेगी, कांग्रेस परिवार में पुनः स्वागत है। एक बड़ा रोचक प्रसंग भी था ये। 3 अक्टूबर की ही तारीख को 1 घंटे पहले, जो हमें बता रहा हूँ उससे सिर्फ 1 घंटे पहले तंवर भाजपा के पक्ष में जींद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 1 घंटे बाद ही कांग्रेस के मंच पर थे और सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। अशोक तंवर 2009 से 14 तक सिरसा से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रहे हैं। 14 से 19 में इसी सीट से लड़े लेकिन हारे। 2014 में भी लड़े तो 2019 में भी लड़े। 2014 से 19 तक हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद इन्होंने पार्टी छोड़ी, तृणमूल कांग्रेस में गए, आम आदमी पार्टी में गए, फिर इस साल यानी 2024 की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी में गए। सिरसा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। किससे? कांग्रेस की ही कुमारी शैलजा से। अब अशोक तंवर वापस कांग्रेस में आ गए हैं। अगली सुर्खी सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई है। लद्दाख से दिल्ली की पैदल यात्रा कर रहे सोनम की जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हो सकती है। हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद सोनम वांगचुक ने कहा है। 2 अक्टूबर को शाम दिल्ली पुलिस ने उन्हें करीब 36 घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा किया। बाहर आकर वांगचुक ने बताया कि गृह मंत्रालय ने उन्हें जल्द ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अक्टूबर को रिहाई के बाद सोनम वांगचुक और लद्दाख से आए उनके साथी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपना अनशन खत्म करने की घोषणा भी की। वांगचुक के समर्थकों ने लद्दाख के मुद्दों और अपनी चिंताओं पर ललन टॉप के कैमरे पर क्या कहा, आप सुन लीजिए। नाम है सर? वेल मेरा नाम टुंडुप है। आप लद्दाख से आ रहे हैं? जी, मैं लद्दाख से ही आ रहा हूँ। एंड डिटेंशन सेंटर में वेल पुलिस ने बहुत अच्छे से हमें प्रपोजल दी कि आप खाना खाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। बट मैं ये आर्य समाज मंदिर में था और हम सब फर्स्ट ब्रेकफास्ट हमने लिया। सब मुश्किल से 1-2 ब्रेड खाए होंगे एंड दैट सबने एक यूनानिमस डिसीजन लिया, स्पेशली लद्दाख के वुमेन ने। तो उन्होंने कहा कि हम अनशन पे बैठेंगे। सो 2 दिन से सारे अनशन पे बैठे थे। अदरवाइज ना बाकी तो गर्मी पसीना उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, और डिटेंशन से के कंपैरिजन जो आर्य समाज मंदिर में थे तो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ना कूलर वूलर कुछ नहीं था, दरवाजे सारे खुले रहते थे तो मच्छर बहुत आए, जो यहाँ लद्दाख के लोगों के लिए थोड़ा बहुत न्यू है। नॉट फॉर द स्टूडेंट्स बट फॉर द ओल्डर जनरेशन। जी, सोनम वांगचुक की क्या मांगे हैं, इस पर हम विस्तार से ललन टॉप शो कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगली सुर्खी एक रिपोर्ट से जुड़ी हुई है जो भारत में धार्मिक आज़ादी से जुड़ी है। ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मुद्दों पर अमेरिकी आयोग यानी USCIRF ने तैयार की। रिपोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, समान नागरिक संहिता UCC, राज्यों में धर्मांतरण का विरोध और गोहत्या विरोधी कानून का जिक्र है। साथ ही कहा गया है कि इन कानूनों का मकसद भारत में अल्पसंख्यकों को टारगेट करना और उन्हें मताधिकार से वंचित रखना। रिपोर्ट में आगे लिखा है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति 2024 में लगातार बदतर हुई है। खासकर देश में राष्ट्रीय चुनाव होने से पहले और तुरंत बाद के महीनों में लोगों को मारा गया, पीटा गया और लिंचिंग की गई। धार्मिक नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया, घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त किया गया। ये घटनाएं धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है।
भारत सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून, गौहत्या कानून और आतंकवाद विरोधी कानून जैसे कानून लागू करके धार्मिक समुदायों का दमन कर रही है। भारत के अधिकारियों ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को उजागर करने वाले लोगों को उचित प्रक्रिया के बिना मनमाने ढंग से हिरासत में लिया है, जिनमें धार्मिक नेता, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं। रिपोर्ट के आखिर में अमेरिकी विदेश विभाग से सिफारिश की गई है कि वो भारत को गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों के उल्लंघनों में शामिल होने के लिए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के तौर पर नामित करें। इस अमेरिकी रिपोर्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय का भी जवाब आया है। उन्होंने बयान जारी करके कहा है, USCIRF के बारे में हमारे विचार सर्वविदित हैं, पक्षपाती संगठन है, राजनीतिक एजेंडे वाला, ये तथ्यों को गलत तरीके से पेश करता है, साथ ही भारत के बारे में एक मोटिवेटेड एजेंडे का प्रसार करता है। हम इस दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं, जिससे USCIRF की ही और बदनामी होगी। हम USCIRF से ऐसे एजेंडा संचालित प्रयासों से दूर रहने का आग्रह करेंगे। USCIRF को ये सलाह भी दी जाती है कि वो अपना समय अमेरिका में मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित करने में लगाएं। आज के रेलेवेंट टॉक शो में इतना ही। अपना और अपना को ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।